नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। उसमें हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए सोशियोलॉजी के, और उससे पहले हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वो अब इतने सारे सब्जेक्ट हो गए कि वो बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो 7th लेक्चर है आज, इसमें हम लोग चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी देख रहे थे, और उसमें हम लोग आज बात करेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग एडिक्शन की, है ना। ये भी मैंने आपको वैसे ही बताया था कि बेसिक बातें हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा, आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी है। तो आप वहाँ पर भी जो डिटेल्स पढ़ रहे हो वो वहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर अपन लोग बहुत ही बेसिक चर्चा करेंगे, जो ऑलरेडी आपको वो बातें पता है। मैं कुछ यहाँ पर नया नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी की डेफिनेशन, पॉवर्टी है क्या? बेसिकली जरूरतों का अभाव पॉवर्टी है ना। लैक इट इज अ स्टेट विच एग्जिस्ट व्हेन पीपल लैक द मीन्स टू सैटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई नहीं कर पाना, रोटी कपड़ा और मकान ना मिलना पॉवर्टी माना जाता है। दो तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी हो और एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी में तो क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी होती है, और इसमें इनइक्वालिटी का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कि कोई एक पर्सन है जो 100 करोड़ रुपए कमाता है, और दूसरा पर्सन है जो 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो जो दूसरा पर्सन है वो 1 करोड़ होने के बावजूद भी पहले वाले के कंपैरिजन में पुअरर कहलाएगा। फिर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी आर डिफरेंट फॉर डेवलप्ड एंड इसमें रिलेटिव पॉवर्टी मेजर करने के लिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें दोनों में क्राइटेरिया अलग-अलग होगा, क्योंकि फिर अगर मेजर करने लगे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, तो हमेशा पुअरर ही आप नजर आओगे, डेवलपिंग नेशंस तो पुअरर ही नजर आएंगे। फिर अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग इट्स पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड, मतलब आप पर कैपिटा इनकम कह सकते हो, और दैट इज इनकम इनइक्वालिटी इज कैलकुलेटेड। पर कैपिटा इनकम से आप इनकम इनइक्वालिटी निकाल सकते हो। फिर इसके लिए एक लॉरेंस कर्व होता है, मैं वो डायग्राम लाना भूल गया, है ना। लॉरेंस कर्व होता है, उस लॉरेंस कर्व से ये रिलेटिव पॉवर्टी का पता लगाया जाता है। अब लॉरेंस कर्व मैं आपको बना करके बताऊं तो यहाँ पे लॉरेंस कर्व में देखें तो, वैसे इस पेन से बनाना, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेना कि ये देखो, ये पॉपुलेशन और इनकम का ग्राफ है, ये पॉपुलेशन है और ये इनकम है, और ये पॉपुलेशन और इनकम का ग्राफ है, ये आइडियल लाइन है। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो बिल्कुल जीरो है, और जो जनरली जो ग्राफ देखा जाता है वो ये देखा जाता है। तो इसको लॉरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स में वैसे देख लेना, वहां पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैंने तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है, जहां से भी आपने कवर किया वहां पे। फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट आता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? इंसान की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू लिव लाइफ। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स, है ना, जो हमने पहले बात की, रोटी कपड़ा और मकान वाली, देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज पुअर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। फिर पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड ऑन दीज बेसिक नीड्स, है ना, बेसिक नीड्स के ऊपर ही पॉवर्टी लाइन का भी डिटर्मिनेशन होता है। रिलेटिव पॉवर्टी का उसमें यूज नहीं होता है। फिर कुछ बातें हैं, देखो, पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली के बेसिस पे ये जो कैलकुलेट की जाती है, और एक फैमिली में 5 लोगों को माना जाता है। ठीक है ना, जो इंडिया में कैलकुलेट होती है उसमें एक फैमिली में 5 लोगों को माना जाता है। इट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो शेयर की जाती है फैमिली में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउस। तो हाउस एक ऐसी नीड्स है कि वो 4-5 जनों में एक कॉमन ही होगा। फिर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी, एक्सपेंडिचर ऑन और कंजम्पशन इज ऑब्जर्व्ड, है ना, और कंजम्पशन इज ऑब्जर्व्ड एंड नॉट इनकम। इनकम को नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका कंजम्पशन कितना है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर जो मेथड होता है उसको कैलकुलेट करने को हेड काउंट मेथड बोलते हैं। ग्लोबली देखो, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कैलकुलेट करते हैं। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन देखोगे तो $2.15 पर डे है, और यूनाइटेड नेशन एक एमडीपीआई, मल्टी डायमेंशनल, या एमपीआई भी इसको बोलते हैं, एमपीआई है। तो ये एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है। आप मेंस के लिए जरूर से इसको देख करके जाना, इकोनॉमिक के जो इकोनॉमी है उसमें, उसके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया में जो कैलोरी कंजप्शन है उसको मेजर करते हैं। पॉवर्टी, जो पॉवर्टी मेजर करने के लिए कैलोरीज के कंजम्पशन को मेजर करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रूरल एरियाज में ये कैलोरी कंजम्पशन 2400 है, वेयर एज इन अर्बन एरियाज ये 2100 है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि आपको पता होगा आजकल जो शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है डाइटिंग का, वो डाइटिंग में आप देखोगे तो बहुत अमीर-अमीर लोग हैं, वो 1500 कैलोरीज़ की डाइट, 1600 कैलोरीज़ की डाइट खा रहे हैं, है ना? तो आप देखो, आपके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर आप डाइट क्या ले रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप इंडिया में गरीब कहलाओगे। अर्बन में भी और रूरल में तो ज़्यादा ही गरीब हो जाओगे। एनीवेज़, तो ये कैलोरी कंजप्शन का मेथड था। फिर 3 और जो मेन मेथड हैं भारत में कैलकुलेट करने की पॉवर्टी को, वो क्या-क्या हैं? यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी, है ना। यूआरपी क्या है? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। इसमें इट इज़ सीन दैट हाउ मच अ फैमिली हैज़ स्पेंट ऑन फूड आइटम्स इन द लास्ट 30 डेज़। जैसे दूध हो गया, या फिर ऐसे कोई आइटम्स हो गए जो आप एक साथ खरीद के लाते हो। आटा हो गया, दाल हो गई, ये चावल हो गए। ये आदमी रोज़-रोज़ नहीं खरीदने जाता है। इसका जो पेमेंट होता है वो महीने में एक साथ ही किया जाता है। तो उसमें आप यूआरपी देखा जाता है। फिर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड है। तो इसमें अंडर दिस इट इज़ सीन दैट हाउ मच फैमिली हैज़ स्पेंट ऑन क्लोथ्स, शूज़, एजुकेशन, हेल्थ, जो कि ईयरली होता है। ठीक है, आप कपड़े जो हैं वो रोज़ाना नहीं खरीदते, जूते रोज़ाना नहीं खरीदते। हालाँकि लड़कियों के लिए ये बात एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, पर इसमें एमआरपी में यही है। फिर एजुकेशन है, तो आपको अगर फीस भरनी है किसी भी इंस्टीट्यूट की या फिर स्कूल की, तो वो 365 डेज़ में एक बार होगी। हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है या ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनका एक्सपेंडिचर साल में एक बार ही माना जाता है। फिर एमएमआरपी, मॉडिफाइड जो एमआरपी है, उसमें अलग-अलग लेते हैं। देखो, 7 दिन के खर्चे अलग माने गए हैं, 30 दिन वाले अलग हैं, और 365 दिन वाले अलग हैं। ठीक है, तो ये एमएमआरपी है।
फिर अपन लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया की बात करें तो बस इसमें ये नाम याद रख लेना आप, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। इसमें पहली बार जो ब्रिटिशर्स ने कितना खजाना यहाँ से लेकर के गए, खजाना एज इन जितना भी जो उन्होंने मार्केट यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ से वो लेकर के गए धन, उसके बारे में इन्होंने पहली बार बात की। फिर नेशनल जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उन्होंने कंसिडर किया कि इसको रोटी कपड़ा और मकान, है ना, फूड क्लॉथ एंड हाउस एज बेसिक नीड्स। फिर एक बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान आता है, उसमें जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफाइन की गई ₹75 पर पर्सन पर ईयर, ठीक है, तब का है 1944 का है, तो उस हिसाब से ये डिफाइन की गई थी। फिर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या हो सकते हैं, तो अब देखो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, मैं बताऊं आप खुद पढ़ो, एक ही बात है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशल बैकवर्डनेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, है ना, जो एनोमली ऑफ मॉनसून इसको कहा जाता है। फिर लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, करप्शन, ये सारी चीज़ें कॉजेज हैं किसके, पॉवर्टी के। और फिर दो थ्योरीज हैं टू मेजर पॉवर्टी, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, है ना, एलिविएशन पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए कुछ मेजर्स बताए जा रहे हैं। ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी और डायरेक्ट रिड्रेसल है, ये आप वैसे तो इकोनॉमी में ही पढ़ना, पर मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इसके जो जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया, आपको पता होगा अभी 16 फाइनेंस कमीशन के ये चेयरपर्सन है, इनकी एक किताब है वाई ग्रोथ मैटर्स, उसमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है वो करना चाहिए ज्यादा ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी अट्रैक्टेड। मतलब एफडीआई ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, एफडीआई हो, और बाकी जो देश में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उससे क्रिएट होंगी, और ये पॉवर्टी एलिविएशन का मेथड है किसके अनुसार, जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया जी के हिसाब, है ना। इसको थ्योरी को बोला है ट्रिकल डाउन थ्योरी। फिर डायरेक्ट रिड्रेसल है, तो ये डीबीटी आप एक तरीके से मान सकते हो, जो डीबीटी मेथड है वो ये यही बोल रहे हैं, डीबीटी मेथड हो और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएं। तो ये इसके सपोर्टर अमर्त्य सेन है, इनकी किताब है एन अनसर्टन ग्लोरी, है ना, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस। अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट मस्ट गिव डायरेक्ट असिस्टेंस टू द पुअर, फॉर दिस डिफरेंट प्रोग्राम शुड बी रन लाइक मनरेगा, है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, वैसा ही प्रोग्राम्स आपको, जैसे कि राजस्थान में अभी जो ऐसा ही सिमिलर प्रोग्राम अर्बन एरियाज के लिए भी शुरू हो गया, तो ऐसे प्रोग्राम्स आप चला सकते हो। तो हमने बात की पॉवर्टी की, अब पॉवर्टी की बात देखते हैं। पॉवर्टी का जो सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। बेरोजगारी होती क्या है, वैसे तो ये भी कोई पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो महसूस करने वाली बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और कुछ इफेक्ट्स वगैरह हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेशन में देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट इन विच पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हैज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू डू वर्क बट डज नॉट गेट इट, है ना। लेबर फोर्स का पार्ट है जो लोग, वो उनमें विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, पर उनको काम नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को, स्टेट को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेबर फोर्स की बात करें तो लेबर फोर्स होती क्या है, 15 से 65 साल के वो लोग, एवरी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 65 इयर्स हु हैज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड लेबर फोर्स, है ना। और वर्क फोर्स क्या है, जो लेबर फोर्स में जो लोग हैं जिनको काम मिल जाता है, ठीक है, द पर्सन हु कम्स अंडर द लेबर फोर्स एंड हैज गॉट एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। अब इसके टाइप्स देखें तो टाइप्स में दो तो बेसिक टाइप्स हैं, उसके बाद में रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके टाइप्स हैं, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेसिक टाइप्स में देखो तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, इफ अ पर्सन अंडर लेबर फोर्स इज नॉट रेडी टू वर्क ऑन डिटरमाइंड वेजेस, है ना, जो वेजेस उसको मिल रही है वो लग रहा है उसको कि वो कम वेजेस हैं, तो वो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है ना, उसने मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी है। फिर इनवॉलंटरी में देखें तो इनवॉलंटरी में इफ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क इवन फॉर लेस देन द फिक्स्ड वेजेस, है ना, जो फिक्स्ड वेजेस कर रखी हैं उनसे कम में भी उसको काम मिल जाए, नहीं मिले, ठीक है, तो इफ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क बट स्टिल कैन नॉट गेट वर्क, है ना, तो जो बेरोजगारी होगी उसको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगर रूरल एरियाज में बात करें तो डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। सीजनल तो देखो शब्द से डायरेक्टली अपन समझ सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सीजनल होती हैं, जैसे कि जो पानी की जो बॉटलिंग प्लांट में जो लोग काम करते हैं, वो ऐसा सीजनल बिजनेस है कि जब गर्मियां होती है तो उनको लेबर इंटेंसिव वो इंडस्ट्री हो जाती है और लेबर की जरूरत ज्यादा होती है, पर जैसे ही गर्मियां चली जाती हैं उसके बाद में उसमें लेबर की जरूरतें कम हो जाती हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट इतना उनको नहीं दे पाते। तो देखते हैं एक करके डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इफ लेबर डज नॉट गेट वर्क इवन एट लेस सैलरी देन फिक्स्ड वेजेस। जो अपन ने बात की कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, वो कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए तो तैयार है पर उसको काम नहीं मिल रहा है। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, अंडर दिस द पर्सन कमिंग अंडर द लेबर फोर्स गेट्स एम्प्लॉयमेंट बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसके लेबर की वो जीरो है, उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है पर वहां पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं कि वो काम का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता है। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे हमने देखा, व्हेन पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर सीजन बट बिकम अनएम्प्लॉयड व्हेन द सीजन एंड, चाहे एग्रीकल्चर लेबर की बात कर लो, चाहे शुगर केन जूस जो है बनाने वाले लोग हैं उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाली। फिर अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो फ्रिक्शनल हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल और टेक्निकल, ये 6 टाइप्स हैं।
ठीक है, तो ये देखो एक एक क्वेश्चन भी 2-2 नंबर का एक एक भी पूछ सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट नाम भी पूछ सकता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, कोई 4 अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे बता दो, या 6 के 6 लिख के आने पड़े, तो ये याद रखने हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो तो इट इज अ पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन अ पर्सन लीव्स, एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब पकड़ने के बीच का जो समय है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज नॉट वेरी सीरियस थ्रेट टू इकोनॉमी, क्योंकि उसको दूसरी जॉब तो मिल जाएगी या मिल चुकी है, पर उसके बीच का जो पीरियड है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा है। फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट अराइजेस ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी, स्पेशली ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के दौरान जो डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है, वो इम्बैलेंस के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको साइक्लिक कहेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पर्सन इज वर्किंग ऑन मिनिमम वेजेस बट ही डज नॉट गेट वर्क, है ना, जो हमने पहले बात की इनवॉलंटरी की, वैसा ही है। मिनिमम वेजेस पे भी काम करने को इंसान तैयार है, पर उसको काम नहीं मिल रहा है एज पर हिज स्किल, है ना। उसके पास जो स्किल है, जैसे आज जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है कंप्लीट, उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की है, क्योंकि व्हेन एजुकेटेड यूथ इज अनएम्प्लॉयड ड्यू टू फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड नहीं है, इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। या फिर लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन सर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीजें हैं कि आपने 20 लाख रुपए लगा करके इंजीनियरिंग की और आपको नौकरी मिल रही है 7,000 रुपए की, तो ये बेटर एम्प्लॉयमेंट की सर्च में जो आदमी होता है वो बेरोजगार रहता है, वॉलंटरली रहता है। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, टाइम टाइम पर ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और टेक्निकल की बात करें तो अराइजिंग ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर जो नई मशीनरी आ जाती है उसकी वजह से। तो ये बेसिक टाइप्स हैं, देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड इन दिस, बस बेसिक आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, फिर आप लिख करके आ सकते हो, पर नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि नाम वहां पर याद नहीं आएंगे, इसके अंदर की चीज फिर भी याद आ जाएगी, नाम याद नहीं आएंगे, ठीक है। तो नाम थोड़े से याद करके जाने हैं। फिर इफेक्ट्स देखें तो बेसिक बातें इसमें भी है। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है? वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन है वो वेस्ट हो रहा है, घर पे पड़े हुए हैं, रीले देख रहे हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिड्यूस सेविंग्स, फिर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है, पॉवर्टी रेट जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है। फिर क्राइसिस ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि आपको आपके स्टेट में जो आप देखते हो कई बार विवाद सामने आता है, जो बिहार और महाराष्ट्र का विवाद है, कि बिहार में आपके पास में इंडस्ट्रीज नहीं है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज है, तो जो माइग्रेशन है बिहार से लेबर्स का वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो क्राइसिस ऑफ माइग्रेशन है ये इंटेंसिफाई हो जाता है। इट जनरेट्स टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग यूथ, है ना, क्योंकि उनको उनकी मतलब स्किल के हिसाब से ना तो उनको सैलरी मिल रही है ना उनको काम मिल रहा है। फिर क्राइम रेट इस वजह से बढ़ता है, नक्सलिज्म, टेररिज्म जैसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। फिर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? तो देखो, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये एक रीजन है। डिक्रीज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत कम है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली एमएसएमई जो सेक्टर है, क्योंकि आपको पता है जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो चाहे पीएसयूज हों चाहे बड़ी एमएनसीज हों, वहां पर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उतने स्किल्ड हमारे यूथ नहीं है। पर एमएसएमई में अंडर स्किल्ड या लो स्किल्ड के साथ में भी काम कर सकता है, पर एमएसएमई का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। एज यू मस्ट बी नोइंग कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ही यूनिक इकोनॉमी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे चली गई, और बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट है वो मिसिंग है, आज भी मिसिंग है। फिर देखें बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर भी, और एनोमली ऑफ मानसून, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर, और मानसून में आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो ला नीना और एल नीनो जैसे इफेक्ट्स हमको बार बार देखने को मिलते हैं एवरी अराउंड 6-7 ईयर्स में, तो वो चीजें मानसून को बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। फिर स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है। फिर एक कंसेप्ट आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको याद रखना, जो कंसेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है कि आपकी जो जीडीपी है ना, आपकी जीडीपी अब बढ़ती जा रही है ना, 5 ट्रिलियन हो गई, 10 ट्रिलियन हो गई, परंतु उसके साथ में आपने जो ये जीडीपी बढ़ाई है, आपने जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी है उसमें आपने विकास कर दिया बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा विकास के कारण आपके पास ऐसे स्किल्ड लोग नहीं है जो उस मशीनरी को ऑपरेट कर सकें। दूसरी चीज, 50 जनों का काम करने के लिए एक मशीन आ गई, ठीक है, तो ये इसमें से 49 हो गए अनएम्प्लॉयड। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखो, मैकेनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स लेड टू डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस। ड्यू टू दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीजिंग रैपिडली बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट बीइंग जनरेटेड, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है पर इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये कंसेप्ट है जॉबलेस ग्रोथ का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए। फिर रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स ड्यू टू डीब्यूरोक्रेटाइजेशन। अपन पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही बात करते हुए आए हैं। जब हमने एनपीएम देखा, जब हमने एनपीए देखा,
तो एनपीएम में बेसिक बात क्या है कि आप डीब्यूरोक्रेटाइजेशन के बारे में बात करते हो, है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं। आप अगर देखो तो कोई भी गवर्नमेंट विभाग में, आप जयपुर में सेक्रेटेरिएट जाके देख लो, चाहे दिल्ली में जाकर के देख लो, पहले ड्राइवर की भर्तियां हुआ करती थी। अब जो बाहर से गाड़ियां हायर की जाती हैं और वही जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको वही गाड़ियां मिलती है। पहले ड्राइवर की अलग से भर्ती आती थी, पियोन की अलग से भर्ती आती थी, पर अब ये सारी भर्तियां नहीं आती हैं। तो ये पार्ट है किसका, भी नौकरशाहीकरण का, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन का। लो लेवल ऑफ एजुकेशन भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। मार्केट बेस्ड स्किल्स आप में प्रोवाइड नहीं की जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, विच कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर पुअर एंटरप्रेन्योरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि आपके पास में जॉब गिवर्स की कमी है, ठीक है, जॉब सीकर्स ज्यादा हैं, जॉब गिवर्स कम है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे ये ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये रीजंस हैं बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट के, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, एक बार दो बार देख करके जाने हैं। फिर मेजर्स टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे, सेविंग्स को एनकरेज करोगे, एमएसएमई का प्रमोशन आपको करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज को आपको सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है ना, अमूल जैसी जो कंपनीज हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स इन वर्ल्ड, तो ऐसी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को आपको बढ़ाना है। फिर एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट, डिमांड बेस्ड आपको ट्रेनिंग्स देनी है ना, डिमांड के बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग होगी तो जो जॉब क्रिएट हो रही हैं उस बेसिस पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने हैं, जैसे कि आपने एनईपी अगर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको पढ़ करके जाना, है ना, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैं इतना ज्यादा टाइम है नहीं कि सारी चीजें कवर कराऊं, तो एनईपी आप पढ़ करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कंपलसरी वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, जो आपको बेसिक ट्रेनिंग है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन या फिर ड्यूरिंग योर स्कूलिंग, जिससे आप में स्किल जनरेट हो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं, ये भी है ना, दो चार स्कीम याद करके जानी है क्योंकि कहीं पर भी लिखने की, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, कर्म योगी मानधन योजना, उस्ताद स्कीम है, स्किल इंडिया, है ना, महात्मा गांधी, ये मनरेगा आपने देखा ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमजीवी जयते प्रोग्राम है, पीएम स्वनिधि योजना है। वैसे जो स्कीम्स वाला मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया है वैसे कि मैं नेक्स्ट संडे को स्कीम्स वाला रिकॉर्ड कर दूंगा, तो उसमें ये सारी स्कीम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे स्वनिधि योजना है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पीएम ईजीपी है, और विश्वकर्मा योजना भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में भी है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हो गई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की। अब इसके आगे चलें तो अनएम्प्लॉयमेंट से जो समस्या, देखो पॉवर्टी की क्यों जनरेट हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट से, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों इंटर रिलेटेड है। और अनएम्प्लॉयमेंट से ही एक और समस्या जनरेट होती है जो होती है ड्रग एडिक्शन की। तो ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ बातें हैं। तो ड्रग्स होते क्या हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हुज कंजप्शन हैज नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, है ना। जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इंपैक्ट डालते हैं, एंड विच आर कॉल्ड इंटॉक्सिकेंट्स या ड्रग्स उनको बोलते हैं। ड्रग एडिक्शन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन बिकम्स हैबिचुअल टू ड्रग्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज पर्सन हैज नो कंट्रोल ओवर बॉडी, है ना। उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। बेसिक ही डेफिनेशन है, कोई ऐसे रट करके जानी नहीं है, एक बार समझ लोगे तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि किसी राइटर की दी हुई ऐसी कोई डेफिनेशन ये है नहीं। फिर टाइप्स की बात करें तो नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। जैसे नेचुरल में टोबैको नेचुरल है, कैनाबिस या गांजा या फिर इसको ओपीएम, ये सारी चीजें नेचुरल है। और आर्टिफिशियल में बात करो तो अल्कोहल हो गई, कोकेन, हेरोइन, स्मैक, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटॉक्सिकेंट्स में है। फिर कुछ ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नार्कोटिक्स, है ना, 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नार्कोटिक्स है जो डिवीजन है। आप कहीं पर भी सरकारी विभाग में जाओगे तो आपको ये लिखा मिलेगा, वहां पर यूजुअली हिंदी में लिखा होता है, तो हिंदी वाले बच्चे तो उसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, पर इंग्लिश में देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अल्कोहल है, फिर सेडेटिव्स या डिप्रेसेंट्स हैं, फिर स्टिमुलेंट्स हैं, और उसके बाद नार्कोटिक्स और हेलुसिनोजेंस एंड निकोटीन, है ना। तो ये 6 बेसिक टाइप्स हैं। इसमें क्या क्या होता है आप ये वैसे तो सब लोग जानते ही हैं ये सब, है ना, इसकी चर्चा ज्यादा रहती है, पर देख लेते हैं एक एक। अल्कोहल क्या है, ये एंटी डिप्रेसेंट या एक्सेस डिप्रेसेंट है ना, सप्रेसेंट भी इसको बोल सकते हो आप, और ये लीगल ड्रग है ना, लीगली बिकती है, और स्टेट को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होता है। सेडेटिव्स और डिप्रेसेंट्स की बात करें तो ये सप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्लीप इससे अच्छी हो जाती है, ट्रीट करता है ये हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को, इंसोम्निया, एपिलेप्सी, ये सारी कंडीशंस को ये ट्रीट करता है। इसमें एग्जांपल्स में देखो तो ट्रैंक्विलाइजर्स और बार्बिट्यूरेट्स, है ना, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है आरएस मींस के लिए तो ये दोनों चीजें आपने पढ़ी होंगी। फिर स्टिमुलेंट्स की बात करो तो मेक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव, रिमूव करता है ये फटीग को और लेजीनेस को। इसमें एग्जांपल के तौर पे आता है कैफीन हो गया जो कॉफी में होता है, या रेड बुल, और ये सारी ड्रिंक्स में आता है। फिर कोकेन या एम्फेटामाइन, है ना, ये स्टिमुलेंट्स में आते हैं। फिर नार्कोटिक्स में देखो क्या है, क्रिएट्स नंबनेस, सेंस ऑफ जॉय, करेज, सुपीरियोरिटी, शाइनेस इससे चली जाती है, एपेटाइट का लॉस होता है। इसमें मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया, गांजा हो गया, ये सारी चीजें आती है। फिर हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, ये ऐसा डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं जो आपको अलग एक दुनिया में ले जाता है, क्रिएट्स डिस्टॉर्शन इन सेंसेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट रियलिटी, है ना। तो इसके एग्जांपल में आता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, ठीक है, ये नाम अगर याद रखो तो ठीक है, वरना एलएसडी ठीक है।
फिर निकोटीन की बात करें तो टोबैको, सिगरेट्स, बीड़ी, ये सारी चीज़ें निकोटीन में आ जाते हैं, हुक्का वगैरह, ये इसमें निकोटीन यूज़ होती है। तो ये बेसिक 6 टाइप्स हैं नार्कोटिक्स के। अब प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ डाटा है, तो देखो देयर आर करंटली 190 मिलियन ड्रग यूजर्स वर्ल्ड वाइड, है ना? और रेट इंक्रीज हो रही है रैपिडली, 7.5 लाख जो है डेथ्स हैं अराउंड इन वर्ल्ड, और ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ट्रेड है वो 6.5 बिलियन है। फिर इंडिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है किसका? लीगल ओपीएम का। फिर इसके रीजंस में देखें तो रीजन में क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में एक बार तो अगर देखो ये मैं एक बेसिक सा मैप बना देता हूँ, है ना? ये आप मैप देखो इंडिया का, है ना? और थोड़ा-सा अगर डिस्टॉर्टेड बने तो प्लीज़, क्योंकि ये, है ना? ये बेसिक मैप है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर एक क्रेसेंट है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, जो म्यांमार, बर्मा जो रीजन है यहाँ पर। तो ये ओपीएम प्रोड्यूसिंग जगह है। बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पर होता है ओपीएम का, और इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन इसके बीच में है। तो ये रीजन है ड्रग अब्यूज का इंडिया में, इंडियाज लोकेशन बिटवीन गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, है ना? इसको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न जो वेस्टर्नाइजेशन में हमने पढ़ा, वहां पर ड्रग का अब्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअलिज्म जैसी चीजें ज्यादा है। फिर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, जैसे अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है ना, मार्केट में या सोसाइटी में। फिर कंसिडर्ड एज अ फैशन सिंबल, प्रोमोटेड बाय एक्टर्स इन सिनेमा, और सेंसरी प्लेजर देता है, टेंशन रिलीज ऐसा समझा जाता है, टेंशन रिलीज हो रही है, और टेरर फंडिंग का ऑल्टरनेटिव है ये, है ना? जो ज्यादातर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में टेरर फंडिंग का है, वो सिर्फ और सिर्फ ओपीएम ट्रेड से आता है। अफगानिस्तान की तो पूरी जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर बेस्ड है। फिर इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन में बात करें तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये रिड्यूसेस मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी को रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है क्राइम रेट्स को, इंक्रीज करता है रोड एक्सीडेंट्स आपको पता होगा, इसमें भी वैसे मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसमें कुछ डाटाज इंक्लूड करने चाहिए अपने को, ठीक है, पर क्योंकि इतना सारा बाकी रह रहा था, इस वजह से मैं ये कर नहीं पाया। इंक्रीजेस डिप्रेशन एंड सुसाइड रेट्स, इफेक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, डिजीजेस लाइक कैंसर, ये सब बढ़ जाता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन, डिक्रीजेस सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेरर। ये इफेक्ट्स हैं, बेसिक ही हैं ये, एक बार आप पढ़ लोगे, कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं। फिर कुछ चैलेंजेस इन कर्बिंग ड्रग मेनेस, है ना? ये इसको कर्ब करने में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है कि लीगल अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गई, निकोटीन हो गया, ये सारी लीगली अवेलेबल है। स्टेट का, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही है, ठीक है? आपको पता होगा कोविड में स्कूल्स बाद में खुले, कोचिंग्स बाद में खुली, पहले दारू के ठेके खुले, तो ये चीजें सब जानते ही हैं। इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिहैब सेंटर्स है ही नहीं, है ना? इनएडिक्वेट क्या, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट ऑपरेटेड तो होंगे ही नहीं, और जहां पर ज्यादातर होते हैं, अखबार में तो ऐसी न्यूज आती है कि रिहैब सेंटर में ज्यादा नशा चल रहा है। फिर सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, इंटरस्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, पॉलिटिशियंस का और स्मगलर्स का नेक्सस बना हुआ है, ठीक है? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स और यूनाइटेड नेशन के, और ये सारे एफर्ट्स हम लोग क्लास में देख लेते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है? एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, जो प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज को। ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज है, इंटेंसिव सर्वेलेंस है ना, इंटेंसिव बॉर्डर सर्वेलेंस है, वो बॉर्डर सर्वेलेंस बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ जो काम करती है आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे और बांग्लादेश बॉर्डर पे, वो यही काम मतलब मेजर काम इनका ये भी है कि जो गोल्डन क्रेसेंट की हमने बात की और जो गोल्डन ट्रायंगल की हमने बात की, दोनों एरियाज में बीएसएफ ऑपरेट करती है। फिर सर्च ऑपरेशंस कुछ रेलवेज के द्वारा चलाए जाते हैं, और डी एडिक्शन और रिहेब सेंटर्स का स्टैब्लिशमेंट है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट के एफर्ट देखो तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको कि राजस्थान गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं ना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग फ्री राजस्थान, है ना, ये निदेशालय राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एंड एंटी नार्कोटिक्स यूनिट, है ना। एंटी नार्कोटिक्स के लिए आप अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर देखोगे वो हेडक्वार्टर होते हैं एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के। और फिर लेट गुरुशरण छाबड़ा पब्लिक अवेयरनेस, ये कैंपेन है। ये मेरे हिसाब से ये दो चीजें आरएएस प्री में पिछले में या फिर पिछले के पिछले में पूछी हुई भी है, ठीक है। तो ये जो लेट गुरुशरण छाबड़ा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, ये इट इज अगेंस्ट इंटॉक्सिकेंट्स, है ना, अल्कोहल और इनके अगेंस्ट है। फिर नवजीवन योजना है, जो फैमिलीज है ना, जो हथकड़ शराब होती है उसको बनाने के काम में लगे हुए हैं, उनको रिहैब प्रोवाइड करना, उनको कुछ और दूसरी चीजें जो एम्प्लॉयमेंट के दूसरे सोर्सेज हैं वो बताना, और उनको उसमें एंगेज करना, ताकि क्या है जो लेकर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये लोग ना रहें। फिर ऑपरेशन क्लीन स्वीप राजस्थान पुलिस के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान एंटी ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग कैंपेन है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। फिर इंटरनेशनल कुछ एफर्ट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हैं या फिर इंटरपोल द्वारा जो चलाए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है नार्कोटिक ड्रग्स पे 1961 में, इंडिया ने इस पे साइन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस होगा साइकोसोमैटिक सब्सटेंसेस पे 1971 का है ये। और कन्वेंशन ऑन ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये 2000 का
है। फिर मॉनिटरिंग बाय इंटरपोल, इंटरपोल को आपको पता होगा, इंटरपोल वर्ल्ड लेवल की पुलिस है एक तरीके से, और अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग, जैसे भारत में सीआईडी है ना, व्हिच वाज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और वो इंटरपोल की जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है इंडिया में, तो वो है। तो ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसी चीज़ों के लिए काम करते हैं। फिर कलेक्टिव मैरीटाइम पेट्रोल ऑपरेशंस होता है, जो मरीन ट्रांसपोर्ट है, उससे भी बार-बार देखा जाता है कि ये थोड़ी-सी ड्रग्स ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। तो मैरीटाइम पेट्रोलिंग होती है। फिर अदर एफर्ट्स में देख लें, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनडीपीएस एक्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना, डी एडिक्शन सेंटर्स खोलना, कम्युनिटी लेवल की मॉनिटरिंग करना, और लास्ट में आर्टिकल 47, ठीक है, रियलाइजिंग द ड्रग ऑफ, कंक्लूजन में आप ये ऐड कर सकते हो, रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ ड्रग फ्री इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो इंटॉक्सिकेंट्स से बचाए लोगों को, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे। तो ये आर्टिकल 47 में हमको बताया हुआ है। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ चैलेंजेस, वल्नरेबल सेक्शन जो है सोसाइटी के, चाहे दलित्स हों, चाहे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, चाहे डिसेबल्ड या फिर जो दिव्यांग लोग हैं, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है? तो ये अप्रॉक्सिमेट 2 लेक्चर्स और होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।